नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मुंबई सहित महाराष्ट्र के सभी जिलों में फिलहाल इस समय ये देखा और समझा जा रहा है कि नई सरकार आ जाने के बाद जो क्राइसिस की स्थिति शिवसेना में आई है, उसे डैमेज कंट्रोल के तहत किस रणनीति के सभी पहलुओं को लागू करते हुए फिलहाल सारे मामले को शांत कर दिया जाए। जी हां, हम इस खबर के साथ मुंबई में चल रहे उन सभी राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में आपको बताएंगे जो फिलहाल ये तय हो चुका है कि अब फडणवीस के नेतृत्व में नई सरकार बन रही है, जिसमें एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करेंगे। और जब आपके पास ये खबरें पहुंच रही हैं कि शाम 7 बजे फडणवीस और एकनाथ शिंदे सहित कुछ विधायक शपथ ले सकते हैं, जो पहले मंत्री भी रहे हैं, अभी 24 घंटे पहले वो मंत्री पद का शपथ लेंगे। लेकिन हमारी सूचना के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, एकनाथ शिंदे और फडणवीस दोनों शपथ लेंगे और वो देर रात का कोई भी समय हो सकता है। इस शपथ ग्रहण को इस अंदाज में और इन समयों के बीच लेने के पीछे भी रणनीति यही है कि शपथ लेने के बाद, अर्थात मुख्यमंत्री फडणवीस के बढ़ जाने के बाद और एकनाथ शिंदे के उप मुख्यमंत्री बन जाने के बाद शिवसेना में जो आक्रोश की स्थिति सड़कों पर दिखाई जा रही थी, उसकी पुनरावृत्ति न हो। और ये सहमति फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं और शिवसेना के अभी तक जो कहे जा रहे बागी गुट के लोग चाहते भी यही हैं, क्योंकि अगर बाला साहब की विरासत पर इस तरीके से बागी और उद्धव गुट के तहत बराबर चर्चाएं चलती रहेंगी तो उससे बाला साहब की विरासत के तहत हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के जिस मुद्दे के साथ ये नई सरकार शपथ ले रही है, उसमें ज़्यादा विघ्न और बाधा आ सकती है। इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तय ये किया गया है कि जो लड़ाई फ्लोर तक नहीं पहुंची और जिस लड़ाई को उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने के पहले एक भावुक अपील के तहत खत्म करना चाहते थे, उस लड़ाई का कोई भी अंश नए सरकार के गठन के बाद दिखे ही ना। जी हां, हम ये वो खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल उन तमाम चर्चाओं के बीच आपके पास नहीं पहुंच पा रही। जी हां, अब ये तय हो चुका है कि एकनाथ शिंदे गुट के वो सभी विधायक बाला साहब के नाम पर कस्में खाएंगे, उनके विरासत में मिले कार्य संस्कृति और कार्य संस्कार को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। तब सवाल ये उठता है कि क्या उस शिवसेना का प्रतिनिधित्व या उसके लीडरशिप एकनाथ शिंदे के हाथ में चली जाएगी? जी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो शायद जो रणनीति बनी है वो इससे बिल्कुल अलग। शपथ ग्रहण के बाद एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, जिसमें देवेंद्र फडणवीस नए मुख्यमंत्री के तौर पर बाला साहब की विरासत और मराठा सम्मान को पूरी तरीके से प्रभावी बनाने के लिए सभी मुद्दों पर एक साथ एक राय रखेंगे और उनमें ऐसी कोई भी कोशिश और कोई भी बयान न देने की बात पर सहमति बन चुकी है, जिसमें बाला साहब के पुत्र उद्धव ठाकरे अर्थात निवर्तमान मुख्यमंत्री, जब कुछ ही देर बाद वो निवर्तमान हो जाएंगे क्योंकि अभी वो कार्यवाहक है जब हम आपसे संवाद कर रहे हैं, कुछ नई जानकारियों के साथ हम आपसे ये सारे मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे भी इस बात से सहमत हुए दिखते हैं। जो ये बातें एक दूसरे गुट के पास पहुंच रही हैं कि अब तल्ख अंदाज को छोड़ा जाए। हालांकि इस्तीफा देने के बाद संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने यह बात जरूर कही कि उनके पीठ में अपनों ने ही खंजर घोंपा है। ये वो एक तात्कालिक प्रतिक्रिया के तहत देखा जाना चाहिए जो फिलहाल उद्धव ठाकरे के द्वारा कही गई या संजय राउत की तरफ
तरफ से कही गई। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले 8 दिनों के दौरान जब सड़कों पर ताकत दिखाने की बात कही जा रही थी, तो महाराष्ट्र में हर एक जिले में शिवसेना के वो कार्यकर्ता जो पूरी तरीके से बाला साहब की विरासत के साथ जुड़े हुए हैं भावनात्मक रूप से, वो सब सड़कों पर उतरे थे। वो आह्वान के बाद उतरे थे, लेकिन फिर शिंदे गुट के समर्थक भी सड़कों पर उतरने लगे। और शायद ये बात शिवसेना के जो रणनीतिकार हैं उनको अच्छी नहीं लग रही है, और ये बात भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी समझ रहे हैं कि अगर शिंदे गुट और उद्धव गुट की लड़ाई नई सरकार के बनने के बाद ज्यादा तेजी से सामने आएगी, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का एजेंडा आगे बढ़ाने वाले वो समूह बिखरते हुए नजर आएंगे। विपक्ष में बैठे कांग्रेस और शरद पवार की रणनीति शायद अब यही होगी, जिसमें उद्धव ठाकरे को बार बार पुश करने की कोशिश की जाएगी कि वो मौके और सड़कों पर हो रहे प्रदर्शनों या हंसी ठट्ठे में कही गई बातों या बयानों को अपने दिल से लगाएं और शिंदे गुट को बागी गुट कहते हुए बाला साहब की विरासत के साथ खिलवाड़ करने वाला एक नेता, एक नेतृत्वकर्ता और उसके पीछे सभी विधायकों का नाम लें, ताकि ये लड़ाई और ज्यादा बढ़े। लेकिन जो हमारी खबर है उसके मुताबिक अब ये सहमति बन चुकी है कि कुछ भी ऐसी स्थिति न लाई जाए जिसमें उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट के बीच रिफ्ट या तनाव या उनके मतभेद बहुत ज्यादा प्रभावी हों और सड़कों पर आए। जी हां, ये वो पहली तैयारी है जो एकनाथ शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के नेता और एक मुख्यमंत्री होने के नाते चाहते हैं, और ऐसा करके वो एक साथ शिवसैनिकों को भी शांत कराना चाहते हैं और उन विरोधियों को भी तमाचा मारना चाहते हैं जो सत्ता छिन जाने के बाद हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का एजेंडा चलाने वाले या उसको एक साथ लेकर आगे बढ़ने वालों को लड़ाना, भिड़ाना या उनके आपसी संघर्ष को पूरे महाराष्ट्र या आप यूं कह सकते हैं पूरे देश की जनता को दिखाना चाहते हैं। और ये काम शिंदे गुट और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गुट करेगा, कम से कम सार्वजनिक रूप से, चाहे आप इसे दिखावा ही या राजनीतिक दिखावा माने। ये वो पहली बात थी जो हम आपसे बताना चाह रहे थे। और दूसरी बात ये कि शपथ ग्रहण समारोह किसी भी तरीके से बहुत रंगारंग तरीके से या दिखावे के तरीके से नहीं किया जाएगा, और उसमें भी ये बयान दिया जाएगा कि जिस विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आम चुनाव में अर्थात विधानसभा चुनाव में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के नेता एक साथ एक मंच पर महाराष्ट्र की जनता के सामने गए थे और उसके लिए उन्हें जनमत मिला था, उसी जनमत का सम्मान करते हुए मिले और बचे हुए समय में यह सरकार काम करने जा रही है। हालांकि हम आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपने त्यागपत्र से चंद घंटे पहले 2 ऐसे फैसले किए जिसकी दरकार शिवसैनिकों को थी और हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वाले महाराष्ट्र के उन सभी कार्यकर्ताओं, चाहे वो शिवसैनिक हों या संघ परिवार से जुड़े कोई भी, जिसमें संभाजी नगर एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था, जिसके लिए टीवी पर कुछ ऐसे हिंदुत्व समर्थक टीवी चैनलों पर उसके लिए सालों साल बाकायदा मुहिम भी चलाई गई। और जीऊजी नगर और संभाजी नगर नाम देकर उद्धव ठाकरे ने यह दिखाने की कोशिश की कि बाला साहब की विरासत के एकमात्र कर्ता धर्ता वही हैं, वो सरकार नहीं चला रहे, वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं, लेकिन बाला साहब की सोच हिंदुत्व का एजेंडा और राष्ट्रवाद और विकास के प्रति वो कृत संकल्पित हैं। इसलिए जाते जाते उन्होंने ये निर्णय लिया। सवाल ये उठ रहा है कि जब ये निर्णय उनको त्यागपत्र देने से चंद घंटे पहले लेना था, तो ये निर्णय वो पहले क्यों नहीं ले पाए? शायद यही वो कारण था। जब एवी स्टार न्यूज
आपको बराबर ये कहता रहा कि शरद पवार एक ऐसे फैक्टर हैं जो बहुत ही गंभीर तरीके से सार्वजनिक रूप से सामने आते हैं, लेकिन शिवसेना को उसके विरासत के साथ खिलवाड़ करने की जो एक मलहम लगाते हुए छूट और उनको उकसाने का काम किया, वो शरद पवार गुट ने ही किया। और उसमें ये भी बात छिपी हुई थी कि कहीं ना कहीं ऐसे निर्णय न लिए जाएं जो हिंदुत्व के एजेंडा के तहत आते हों और राष्ट्रवाद पर बहुत बड़े, आप कह सकते हैं, एक बढ़त के साथ आगे बढ़ने की मुहिम बढ़ाने वाले इस तरह से देखे जाएं। शरद पवार की यह मुहिम काम कर गई और इसी कारण से वो विधायक नाराज होते चले गए जिनसे वहां की जनता पूछा करती थी कि आखिर में बाला साहब जो चाहते थे सरकार बनाने के बाद, शिवसेना का मुख्यमंत्री होने के बाद, वो फैसले क्यों नहीं लिए जा रहे। और इन बातों को अब आप समझ सकते हैं कि जो बात एकनाथ शिंदे और उनके गुट्स के सभी लोग गुवाहाटी में बैठ करके बराबर कहते रहे कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनकी बातें सुनी ही नहीं जा रही हैं, शायद ये वही बातें थी जिनको सुना और सुनते हुए भी अनसुना करते रहे उद्धव ठाकरे। शायद इस बात का उन्हें एहसास हो गया कि अब सरकार तो जा ही रही है, अगर कुछ फैसले करके वो एक भावनात्मक अपील नहीं करेंगे तो हो सकता है कि विरासत की अंतिम लड़ाई अर्थात शिवसेना का सर्वे सर्वा बने रहने का तमगा भी शायद छीनने की एक प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। हालांकि बाला साहब की विरासत का जो प्रतीक चिन्ह है वो है मातोश्री, और मातोश्री में ही उद्धव ठाकरे कुछ दिन पहले चले गए थे। ऐसे में उद्धव ठाकरे से वो विरासत छीनना आसान नहीं है, लेकिन ये राजनीति है और राजनीति में अगर घटनाक्रम यूं ही आपके खिलाफ जाते रहेंगे तो स्थितियां ऐसी बनती जाएं। शायद इस बात का एहसास उद्धव ठाकरे को भी हो गया और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे को भी हो गया। इसलिए मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से शांत हैं और एक प्रशांत स्थिति में वो सिर्फ चिंतन मनन कर रहे हैं। और हम आपको ये बताते चले कि खबरों के मुताबिक अब एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच के वो समन्वयक, वो ऐसे लोग जो दोनों के साथ संवाद कायम कराना चाहते हैं, वो भी पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं। जी हां, जब आप कौन मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या निर्णय लिए जाएंगे, तब हम आपको वो खबरें बता रहे हैं जो वास्तव में महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी है। और अगर शपथ लेने के बाद शिवसैनिक पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं और कोई ऐसी बात प्रभावी तौर पर, सार्वजनिक तौर पर कही ही न जाए कि शिवसेना में कोई डिवीजन हुआ है या नहीं, तो ये देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे गुट जिस तरीके से सरकार में आकर के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का एजेंडा आगे बढ़ाएंगे, उनकी सबसे बड़ी जीत होगी और विरोधियों की सबसे बड़ी हार होगी। इसलिए चिंतन और मनन का दौर इस समय जब आपसे हम संवाद कर रहे हैं तो दो स्तर पर चल रहा है। एक तो तात्कालिक तौर पर सरकार बनाई जाए जिनकी खबरें आपके पास पल पल पहुंच रही हैं, और दूसरी वो बैठकें जिसमें ये स्पष्ट निर्देश दिया जा रहा है कि राजनीति की भेंट, गुटबाजी की भेंट कहीं ना कहीं चढ़ रही है। अगर ये बात आगे बढ़ाई जा रही है कि ये एकनाथ शिंदे गुट का शिवसेना है और ये उद्धव ठाकरे के गुट की शिवसेना है, इस गुटबाजी की शिवसेना के सारे उन फैक्टर्स को समाप्त करना और उसकी चर्चा को समाप्त करना, ये एक बड़ी चुनौती है एकनाथ शिंदे के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए। और इसके लिए भी पैचअप की एक बड़ी तैयारी कर चुके हैं जिस पे भाजपा सहमत दिखती है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस गुट नहीं चाहता कि फिलहाल कोई ऐसा मरहमनुमा काम किया जाए या कुछ ऐसे स्पष्ट संदेश दिए जाएं जिसमें यह शो हो कि उद्धव ठाकरे को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बात पर ज्यादा चिंतन मनन न करने की सलाह देवेंद्र फडणवीस को दे दी गई है। जी हां, हम आपसे इन तीन प्रमुख मुद्दों पर बात करना चाहते थे जब आप ये देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस
नई सरकार के खेवनहार बनने जा रहे हैं। इस बीच खबरों के मुताबिक एकनाथ शिंदे गुट ने पिछले 10 दिनों के दौरान जिस तरीके से महाराष्ट्र के विकास के लिए और पिछले 2 से 2.5 सालों के दौरान अघाड़ी सरकार के द्वारा कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिसमें वो फैसले कहीं न कहीं शिवसैनिकों के सम्मान के साथ थोड़ी चोटनुमा दर्शाते हैं या दिखाई देते हैं, उनका भी जल्द से जल्द पूरी तरीके से उस पर एक रिव्यू बनाया जाएगा और उस रिव्यू करने के बाद नए तौर तरीके से उस पर फैसले किए जाएंगे। इसलिए सरकार बनाने के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में एक ताबड़तोड़ कैबिनेट और 1-to-1 मंत्रियों के साथ मंत्रियों की बैठक होगी, विधायकों की आपस में बैठक होगी और एक मिल करके एजेंडा विकास का होगा और उस विकास का खाका भी अगले 7 दिनों में तैयार कर लिए जाने की भी सूचना एवी स्टार न्यूज़ के पास है। ये वो कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसे बिंदु हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति की आगे की वो लाइन खींचने जा रहे हैं, जब ये बात तय हो चुकी है कि अब 1 साल के भीतर महाराष्ट्र में फिर चुनाव का माहौल बन जाएगा और उस चुनाव में कोई भी ऐसी बात न हो जिससे हिंदुत्व की ताकत और हिंदुत्व की शक्ति बिखरी हुई नजर आए, क्योंकि अगर ये बिखराव दिखेगा तो राजनीति के खिलाड़ी माने जाने वाले शरद पवार उन स्थितियों, उन परिस्थितियों का आकलन करके एक बड़े शतरंज खिलाड़ी के रूप में कुछ ऐसे फैक्टर्स पर काम करेंगे जिससे बाला साहब की विरासत और हिंदुत्व की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी भूमिका पर बड़ी चोट लग सकती है। ये वो कुछ पहलू हैं जिस पर मनन और चिंतन बहुत तेजी से हो रहा है और जितनी तेजी से ही ये चिंतन हो रहा है उतनी ही तेजी से कुछ ऐसे संकेत दिए जा रहे हैं नई सरकार का कमान संभालने वाले लोगों को कि सिर्फ और सिर्फ अब काम किए जाएं, क्योंकि समय बहुत कम है और 2 से 2.5 सालों के दौरान अघाड़ी सरकार ने जिस तरीके से हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर एक बड़ा स्याही फेंकने का काम किया है, उस स्याही को धो करके पूरी तरीके से तस्वीर को साफ कर दी जाए। इसलिए एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो कि कुछ ही देर बाद आपके सामने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर पेश होंगे, उनके सामने अब बड़ी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का सामना करने के बाद ईडी का जो भूत इस समय पूरे महाराष्ट्र में प्रभावी हो जा रहा है, उसको भी प्रासंगिक बनाने की एक बड़ी तैयारी कर ली गई है, जिसमें इन बयानों का कोई मायने नहीं रह जाएगा कि किसी को परेशान या फंसाने के लिए ईडी का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए आने वाले कुछ समय में आपको महाराष्ट्र से कुछ चौंकाने वाली खबरें भी मिल सकती हैं, जिसमें कुछ घोटालों का भी जिक्र किया जाए। तो आप तैयार रहिए नई सरकार के उन सारे कार्यक्रमों को देखने के लिए, लेकिन जो बातें और जो संवाद हमने आपके साथ किया वो उस सरकार की भावी रणनीति के बारे में है, जो सरकार किसी भी कीमत पर बाला साहब की विरासत के साथ कोई खिलवाड़ न होने पाए, इसके लिए पूरी तरीके से संजीदा है, गंभीर है। एवी स्टार न्यूज़ पर हम आपको इसी तरह की खबरें और विश्लेषण के साथ हमेशा हाजिर रहेंगे, प्रस्तुत करते रहेंगे नई जानकारी देने के लिए। लेकिन फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि हम कभी रुकते नहीं और हमारा विश्लेषण करने का अपना नायाब तरीका भी कभी रुकता नहीं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।